रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से पहले क्या प्रोज एंड कॉन्स है जिनको उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है? तो जो भी इन्वेस्टर है, अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उसको ये देखना होगा कि मेरी पॉकेट्स कितनी अलाउ कर रही है मेरे को। रेजिडेंशियल के अंदर हमेशा आपको अपने बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए। डबल फाइनेंशियल बर्डन एज इन EMI प्लस रेंट का 60% से ज़्यादा बायर्स जो है ऑलरेडी इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमने अगर ज़्यादा वैल्यू का मकान ले लिया है तो वो मेरे को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करेगा ही करेगा। जितना हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए था हमने उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये आपको एक बार देखना चाहिए बाइंग करते वक्त। रेरा के आने के बाद इन्वेस्टर्स को किस तरीके के फायदे मिले? रेरा के आने के बाद में आज आपके पास में गवर्निंग बॉडी आ चुकी है। सितंबर तक जो इस 2025 के अंदर है ऑलमोस्ट 2500-2600 के करीब रेरा के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। उसमें से 76% केसेस आज रिजॉल्व है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कोविड के नाम पे आज भी बहुत डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो जो प्रोटेक्शन है एक्चुअल रेरा इन्वेस्टर्स को किस तरीके से देते? सिर्फ एक डेवलपर को अगर हम कसूरवार बोलेंगे ना तो डिले के लिए सिर्फ डेवलपर कसूरवार नहीं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। आज की डेट में अगर हम रेरा को देखें एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर रियल एस्टेट, तो इफेक्टिवली कुछ काम ग्रासरूट लेवल पे हो रहा है या फिर ये एक टूथलेस टाइगर है? 2025 के अंदर ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 2600 केसेस के करीब रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 76% केसेस ऑलरेडी रिजॉल्व हैं। ऐसा लगता है कि ये एक्ट सिर्फ पेपर वर्क बन के रह गया है। बायर के पास में दो तरीके की अपॉर्चुनिटीज चल रही होती हैं। उसको पता है रेरा के अंदर जाएगा तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। इन द मीन टाइम जो आपका बिल्डर है उसके साथ भी नेगोशिएशन राउंड चल रही होती है। गुड़गांव में जब अभी बारिशों में इतने बड़े बड़े घर, उसी 1.5 करोड़ के पेंट हाउस के नीचे इतने बड़े खड्डे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी की पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया, तो उस सेंस में हम अपने आप को कहाँ इम्यूनिटी दे सकते हैं? और जिसने वो 100 CR इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने वहाँ पे लिया होगा, डेफिनेटली जिस बिल्डर ने वहाँ बनाया होगा उसने भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस वहाँ पे किया ही है जी। बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस अगर फ्लॉप होते हैं तो उसमें बिल्डर भी उस बायर की तरह ठगा महसूस करता है। वेलकम टू ऑरा टॉक्स, जहाँ बातें सिर्फ कॉन्वर्जेशन नहीं बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मैं हूँ भावना, आपकी होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के, स्पेशली दिल्ली NCR के कुछ रियल इश्यूज़ के, जहाँ की हम बात करने वाले हैं बिल्डर के हैसल्स, नेक्सस का ब्रेकडाउन और बायर्स की कहानियाँ, और साथ ही कुछ ऐसे असली सॉल्यूशंस जो सचमुच काम करते हैं। क्योंकि घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज की डेट में इट्स मोर अबाउट सिक्योरिटी, इट्स मोर अबाउट इमोशनल बॉन्डिंग और एक पूरे परिवार का भविष्य। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज योगेश ठाकुर जी, मार्केटिंग हेड ऑफ भूमिका रियलिटी, जो कि रियल एस्टेट के डोमेन एक्सपर्ट है। वेलकम सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज के मार्केट सिनेरियो के हिसाब से एक इन्वेस्टर या एक बायर जो कि मार्केट में नया है, और लेमैन टर्म में अगर हम बात करें, इस इंफॉर्मेशन को आप किस तरीके से देना चाहेंगे कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से पहले क्या प्रोज एंड कॉन्स है जिनको उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है? देखो, प्रोज एंड कॉन्स से पहले मैं भावना बोलूँगा कि पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। मेरे को रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करनी है या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो भी इन्वेस्टर है, अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उसको ये देखना होगा कि मेरी पॉकेट्स कितनी अलाउ कर रही है मेरे को। पॉकेट मीन्स मेरी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है या इसके साथ साथ लोग मेरे को लोन भी चाहिए। अगर ये वाला सिनेरियो है कि हाँ मेरे पास में पैसे हैं कुछ और मेरे को लोन के साथ भी जाना है, तो आई विल सजेस्ट कि आपको रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसका टर्न ऑफ वैल्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है और चीज़ें आ जाती है। कमर्शियल आपकी सेकंड इन्वेस्टमेंट हो सकती है जब आपने अपना रेजिडेंशियल बना रखा है, देन आपको उस समय पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका ROI जो है, रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं कमर्शियल के लिए। प्रॉज एंड कॉन्स की अगर मैं बातचीत करूं तो रेजिडेंशियल के अंदर हमेशा आपको अपने बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए कि उसने पहले कौन से प्रोजेक्ट बना रखे हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट बना रखे हैं। वो जिस सोसाइटी के अंदर बनाए हुए उनके पास जाके देखे उस सोसाइटी का आज की डेट के अंदर किस तरीके का है। और कमर्शियल के अंदर सेम, कमर्शियल स्पेस अगर उसने कोई बनाया हुआ है तो वो जाके देखे कि कमर्शियल स्पेस उसके चल कैसे रहे हैं। तो ये नॉर्मली कुछ चीज़ें हैं साथ में, बट नेचुरल सी बात है, रेरा की गाइडलाइंस हैं और रेरा हमेशा चेक करनी चाहिए। आज की डेट में सर हम बात करें तो बायर्स के लिए जो डबल बर्डन है, डबल फाइनेंशियल बर्डन एज इन EMI प्लस रेंट का,
तो इसके लिए जो सर्वे आया है वो कहता है कि 60% से ज़्यादा बायर्स जो है ऑलरेडी इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसकी वजह से उनको फोर्सफुली डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ी है। तो आपके लिए आप क्या ऐसा उनको एक मैसेज देना चाहते हैं जिसके लिए वो इससे इम्यून हो जाए? जिससे देखो मैं ये बोलूँगा, पहले तो अगर आप डिस्ट्रेस सेलिंग में आए रखे हो तो या तो उन्होंने अपनी पॉकेट से डी पॉकेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करी है। आपने मकान लेने से पहले ईएमआई आपको पहले से पता है, आपका रेंटल इनकम कितना है अभी का और आपकी ईएमआई कितनी की आएगी, ये आपको पहले से पता है। उसके साथ ही आप अपनी टर्न अप वैल्यूज़ के ऊपर अपना फ्लैट लेते हो। आपने 2 BHK लिया, 3 BHK, हमने अगर ज़्यादा वैल्यू का मकान ले लिया है तो वो मेरे को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करेगा ही करेगा। हाँ, इन टर्म अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हुआ है तब वो बटन आ रहा है। कहीं हमने ऐसा तो नहीं कर रखा है कि जितना हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए था हमने उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये आपको एक बार देखना चाहिए बाइंग करते वक्त कि आपको अपना रेंटल वैल्यू कितनी है, आप अपना रेंट कितना दे रहे हो और आप उसके बाद ईएमआई कितनी ले सकते हो जी। उसी तरीके के टिकट साइज को आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कभी भी डिस्ट्रेस सेलिंग में नहीं आओगे। पूरा का पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, रेरा के आने के बाद इन्वेस्टर्स को किस तरीके के फायदे मिले हैं? देखो, रेरा की अगर मैं बातचीत करूँ, 2016 में रेरा आया था और 2017 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। उससे पहले लोगों के पास में उस तरीके की अथॉरिटीज़ नहीं थी। जैसे हम लोग जा सकते थे तो वहाँ पे हम लोग कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाते थे, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी। रेरा के आने के बाद में आज आपके पास में गवर्निंग बॉडी आ चुकी हैं। अगर मैं इम्पैक्ट की बातचीत करूँ तो अगर आप सितंबर केसेस के अंदर आप देखोगे, सितंबर के अंदर ऑलमोस्ट 2500 एनआरओ की एक रिपोर्ट है। अगर आप देखोगे तो सितंबर तक जो इस 2025 के अंदर है ऑलमोस्ट 2500-2600 के करीब करीब रेरा के केस रजिस्टर्ड हुए हैं। उसमें से 76% केसेस आज रिजॉल्व हैं। तो ये एक इम्पैक्ट है कि अगर रेरा के अंदर कंप्लेंट्स हो रही हैं तो उसकी रिजॉल्वमेंट आ रही है और लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। जी। और सर, रेरा के आने के बाद भी आम आदमी जो है, रेरा नंबर के आने के बाद भी जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं बायर्स, ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जिनको उनको चेक करना पड़ता है? ये आपने बिल्कुल सही बोला। देखो, अभी भी रेरा की जो अवेयरनेस है ना, जो रेरा की अवेयरनेस है वो अभी बस उस नंबर तक सीमित है। जी। हम लोग जाके जब भी बाइंग करते हैं तो हम लोग भाई ये कहते हैं कि यस, ये प्रोजेक्ट जो है रेरा में रजिस्टर्ड है। उसके बाद किसी ने भी रेरा के पोर्टल पे जाके वो शायद रेरा नंबर कभी चेक नहीं किया होता कि बिल्डर ने उसके अंदर क्या लिखा है, कि उसके जो लेआउट है जो आपको दिखा रहा है क्या वही लेआउट वहाँ पे अपलोडेड है। इसकी जो मेरे को अपलोड वो बता रहा है मेरा जो कंस्ट्रक्शन डेट है, कि मेरा जो कंप्लीशन डेट है क्या वही डेट रेरा के अंदर भी अपलोडेड है। जी। तो ये सारी चीज़ वो नॉर्मली चेक नहीं करते रेरा के अंदर कि इस बिल्डर के पहले कौन से प्रोजेक्ट हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड है, उनके अंदर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है, वहाँ पे कोई डिले तो नहीं है, इस बिल्डर के अगेंस्ट रेरा के लिए कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ लोग नॉर्मली नहीं देखते। तो इसके लिए मेरे को ये लगता है एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए रेरा की साइड से। जी जी। और रेरा जो है, अगर जो प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट से डिले हो जाता है, और मतलब नॉर्मल डिले तो हम समझते हैं 1 महीना 2 महीना, बट कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कोविड के नाम पे आज भी बहुत डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो जो प्रोटेक्शन है एक्चुअल रेरा इन्वेस्टर्स को किस तरीके से देता है? देखो, जो डिले है ना, डिले सिर्फ बिल्डर एंड के ऊपर नहीं होती। जो डिले है वो बहुत सारे केसेस के अंदर है। कोविड एक पेंडेमिक था। पेंडेमिक के अंदर तो बट नेचुरल सी बात है, जब सारी ही जगह के ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन सब जगह पे रुका हुआ था तो वहाँ पे वो पेंडेमिक सिचुएशन थी, डिले होने ही होने थे। बट आज की केस के अंदर भी डेवलपर एनसीएलटी के केसेस को देखता है कि जहाँ पे कभी एनसीएलटी ने काम को रुकवा दिया है, कभी अप्रूवल अथॉरिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा टाइम का डिले आ जाता है, कभी कोई और फाइनेंस अथॉरिटी से कोई डिलेस आ जाते हैं। तो सिर्फ एक डेवलपर को अगर हम कसूरवार बोलेंगे ना, तो डिले के लिए सिर्फ डेवलपर कसूरवार नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इसके अंदर सबको ही सेटल होना पड़ेगा। जी। और रेरा आज की डेट में अगर हम रेरा को देखें एज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर रियल एस्टेट, तो इफेक्टिवली कुछ काम ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है या फिर ये एक टूथलेस टाइगर है? और अगर ऐसा आप मानते हैं तो क्या चेंजेस है इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के? नहीं, देखो, टूथलेस टाइगर तो इसलिए नहीं बोलूँगा मैं। यस, रेरा का ये इम्पैक्ट आया है। अगर आपको, मैंने जैसे अभी भी एक लास्ट रिपोर्ट का मैंने आपको बताया, अगर आप अभी भी एनआरओ की एक रिपोर्ट देखोगे, मैं 2025 का ही डेटा आपको बता रहा हूँ। 2025 के अंदर ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है 2600 केसेस के करीब करीब रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 76% केसेस ऑलरेडी रिजॉल्व हैं। इसी साल के अंदर आए हैं, इसी साल के अंदर वो रिजॉल्व है। तो टूथलेस टाइगर तो नहीं है, बट यस, अभी जैसे आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2016 के अंदर ही आया है और सारी अमेंडमेंट्स अभी रेरा के अंदर पेंडिंग्स है, जो मेरे को ये लगता है कि समय आने पे धीरे धीरे होंगी। जैसे अभी हर स्टेट का रेरा
अलग अलग है। महाराष्ट्र का रेरा अलग है, यूपी रेरा अलग है, जी फरीदाबाद का रेरा अलग है। तो हो सकता है यहाँ पे पीछे बैकवर्किंग चल रही होगी, हम नेशनल लेवल पे एक रेरा की कंसोलिडेशन करें। सेकंड, एक और ये जरूर रहेगा कि एक अवेयरनेस कैंपेन रेरा की साइड से चलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अभी आरबीआई का एक कैंपेन चलता है जहाँ पे यूपीआई के रिलेटेड है कि आप जी, फ्रॉड जी, नहीं जी, करें, जी। ये ना करें। तो इस Literacy तरीके का रेरा के awareness, अवेयरनेस कैंपेन शायद रेरा डेफिनेटली प्लान करेगा, ताकि हमारे बिल्कुल। बायर्स जो है अवेयर हो रेरा से भी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा अवेयरनेस की तो ज़रूरत है ही। सर साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने से पहले एक बायर को एक इन्वेस्टर के प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी किस तरीके से चेक कर लेनी चाहिए? देखो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है जब हम लोग एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये दिखा रहे होते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी एंड आई विल बाय। जब भी आप इसको लॉन्च करोगे आई विल बाय दिस प्रॉपर्टी, और फॉर दैट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो एक अमाउंट होल्ड कराता है जो कि बैंकेबल नहीं होते हैं। जी। जो चेक आप सबमिट करते हो वो बैंकेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए होता है कि यस वी आर इंटरेस्टेड। उससे एक बायर को या बिल्डर को एक ये चीज़ पता चलती है कि यार ठीक है यार, मेरे पास में इतने नंबर ऑफ बायर्स हो सकते हैं। क्रेडिबिलिटीज चेक करने के लिए अगेन रेरा पास्ट प्रोजेक्ट देखो, उसने क्या बनाया है, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, उसने किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखो। मार्केट के अंदर उसकी फीडबैक कैसी है, फाइनेंशियल उसके कैसे हैं, क्या वो कंपनी डेट फ्री है या उसके ऊपर डेट है। ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो उसकी क्रेडिबिलिटी उसको चेक कराते हैं। जी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, मैं यहाँ पे बोलूँगा चैनल पार्टनर्स का एक बहुत इम्पैक्टफुल है। जितना हो सके उस चैनल पार्टनर्स के टच में रहो। 1 2 3 4 5 चैनल पार्टनरों से पता करो उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरीके के, लोग क्या बोल रहे हैं बिल्डर के बारे में। जी तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा क्रेडिबल रिपोर्ट मिलती है वहाँ से। जी। साथ ही सर अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक जो है पिछले 5 साल में एनपीएस जो है 25% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब डबल फाइनेंशियल बर्डन है, बायर्स का भी पैसा और बैंक्स का भी पैसा डूब रहा है। तो इस चेन को जो है पूरे के पूरे हम कैसे तोड़ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बातचीत कर रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर के अंदर एनपीए का देखो, अभी डेटा मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई एनपीए का डेटा एनालाइज किया हुआ है। तो बायर का ये जो रिस्क है, मतलब आप बस एक एडवाइस के तौर पे दे दीजिए कि ये जो बायर का रिस्क है कि उनका पैसा भी गया और फ्लैट भी डूबा है, तो इस रिस्क से इम्यून होने के लिए क्या नहीं, ये वो ले सकते हैं? ऑलरेडी इम्यूनिटी देखो, ऑलरेडी इम्यूनिटी रेरा के आने के बाद बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हुई है। मैं एक और आपको रिपोर्ट बताता हूँ, आप ये देखना 2016 के अंदर रेरा आया था, 2018 के अंदर 2018 के अंदर एनोरॉक ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर ये बोला था कि आज की डेट के अंदर 2 लाख के करीब जो एसेट्स हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं जी, जो फ्लैट्स हैं। बट 2024 आते 24 की एक और रिपोर्ट निकाली, वहाँ पे उसने जो ये यूनिट दिखाई थी वो दिखाई थी 86,000 यूनिट लेफ्ट हैं जो आज की डेट के अंदर है। और अगर मैं दिल्ली के और मैं नोएडा और गाजियाबाद की बातचीत कर रहा हूँ, उसके अंदर 70% केसेस रिजॉल्व थे। जी। तो डेफिनेटली रेरा आने के बाद में काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। आप बोल सकते हैं इसको कि काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। तो सर थियोरेटिकली देखें तो रेरा एक सेफ्टी नेट तो है, लेकिन अगर जब कोर्ट में केस जाता है तो 2-3 साल के लिए जो है केस काफ़ी पेंडिंग रह जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये एक्ट सिर्फ पेपर वर्क बन के रह गया है या एक्चुअल में इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो है? जब रेरा तक बात जाती है, जब केस तक बात जाती है, कोर्ट तक बात जाती है, तो बायर जो है वहाँ बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। तो उस देखो, संदर्भ में आप क्या कहेंगे? रेरा के अंदर जब भी आपका केस होता है उस समय पे बायर के पास में 2 तरीके की अपॉर्चुनिटीज चल रही होती हैं। उसको पता है रेरा के अंदर जाएगा तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। इन द मीन टाइम साथ ही के साथ उसकी बायर जो आपका बिल्डर है उसके साथ भी नेगोशिएशन राउंड चल रहे होते हैं जी। तो उसकी सेटलमेंट या तो बिल्डर अपने आप में वर्कआउट कर लेता है अगर केस जेन्यून है। अगर केस जेन्यून है तो डेफिनेटली आज का बिल्डर जो है अपनी किसी भी तरीके की क्रेडिबिलिटी को हर्ट नहीं करना चाहता, वो उस केस को पूरे तरीके से रिजॉल्व करता है। और जहाँ टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, क्योंकि अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे भी, बिल्कुल। तो भी अगर आपका केस 2 साल के बाद भी रिजॉल्व हो रहा है तो आपको विद इंटरेस्ट पैसा वहाँ पे मिलता है, जैसा कि रेरा की गाइडलाइंस है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम देखते थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत डिमांड रहती थी। अब हम कुछ सालों से शिफ्ट स्पेशली कोविड के बाद देख रहे हैं कि लग्जरी हाउसिंग की डिमांड्स हेडलाइंस बनती जा रही है बहुत प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस में, न्यूज़ चैनल्स में। तो इस बदलते ट्रेंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं स्पेशली कोविड के बाद अगर देख रहा हूँ तो यस, अफोर्डेबल पहले बहुत चलता था, बट पेंडेमिक के बाद के अंदर स्पेशली कोविड के बाद में लोगों ने अपने घर को आइडेंटिटी की तरह देखा अपनी,
आइडेंटिटी की तरह देखा। लोगों को पता चलने लग गया कि नहीं यार, अब जो मेरा मकान है मेरे लिए एक आइडेंटिटी भी है और मेरे को एक अच्छी एमिनिटीज़ भी वर्किंग के अंदर चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जी जो आया। और स्पेशली पेंडेमिक के बाद के अंदर जो हमें लग रहा था कि लोगों के इनकम स्लैग होंगे, डाउन होंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि उसका रिवर्स हुआ है। लोगों की इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उनकी जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ी है और उनका फिर वो माइंडसेट भी डिफरेंट हुआ है कि चलो मेरे को लग्जरी सेगमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, मेरे को बड़ा फ्लैट चाहिए जहाँ मेरा अपना स्टडी भी हो, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को एमिनिटीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। डेफिनेटली बिल्डर ने उस नीड को पहचान के उस तरीके की डिलीवरी मार्केट को दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी होम्स की अगर हम बात करते हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा जिनकी कीमत रहती है, तो ये एक्चुअली डिमांड ग्रास रूट लेवल पे बढ़ी है या फिर ये सिर्फ इन्फ्लेटेड शो ऑफ नंबर्स है? नहीं, देखो, इन्फ्लेटेड शो ऑफ नंबर एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बोलूँगा मैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं। अगर आपने न्यूज़ के अंदर कोई भी चीज़ देखी है कि 100 CR के एक फ्लैट हुआ, जैसे आप अगर गुड़गांव के अंदर कैमिलियास की बातचीत करोगे, इसी तरीके से मुंबई के अंदर 150 CR की एक ट्रांजेक्शन हुई थी। दे आर रिपोर्टेड, अगर न्यूज़ में आई है तो दे आर रिपोर्टेड, उनकी वो रजिस्ट्री डन हुई है। बट ये आज बहुत कम नंबर्स के अंदर है, जी तो इसका इंडस्ट्री के ऊपर एज सच ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट यस, हेडलाइंस बनाते हैं तो उस एरिया के अंदर एक इम्पैक्ट लेके आती हैं ये चीज़ जी जी कि यस, वहाँ पे गुड़गांव सबकी जबान के ऊपर, गुड़गांव या वर्ल्ड वाइड लोगों के ऊपर जबान पे वो आया। क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे 100 CR की एक ट्रांजेक्शन हुई है एक सिंगल फ्लैट को लेके। वहाँ एक पेंट हाउस को लेके भी बहुत चर्चा में था, 150 करोड़ से ऊपर बिल्कुल था। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये जो चर्चा में रहते हैं अल्ट्रा लग्जरी होम्स और पेंट हाउस, जैसे फॉर समवन लाइक मी हु हैव इन्वेस्टेड दिस मच ऑफ अमाउंट, और जो मतलब एक तरह से एक लाइफ टाइम सेविंग्स है जो पूरा लगा देते हैं अपना घर बनाने में, क्योंकि घर एक फाइनेंशियल से ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग देखते हैं। बट फिर हम देखते हैं कि गुड़गांव में जब अभी बारिशों में इतने बड़े बड़े घर, उसी 1.5 करोड़ के पेंट हाउस के नीचे इतने बड़े खड्डे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी की पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो गया, तो उस सेंस में हम अपने आप को कहाँ इम्यूनिटी दे सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को एक हौसला दे सकते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी जब नीचे सड़क पर निकलो तो खड्डे मिल रहे हैं, कीचड़ मिल रहा है और मतलब चलने की जगह नहीं है। क्योंकि अगर हम एक पेंट हाउस लेते हैं, एक अल्ट्रा लग्जरी होम लेते हैं, तो हम सिर्फ उसमें सीमित नहीं रह जाते उस चार दीवारी में, वी नीड टू गो आउट एंड ऑल। तो वो जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस चीज़ में हमको सपोर्ट कैसे मिल सकती है, उस चीज़ में इम्यूनिटी कैसे इंश्योर करे कोई? देखो, जैसे जिसने वो 100 CR इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने वहाँ पे लिया होगा, डेफिनेटली जिस बिल्डर ने वहाँ बनाया होगा उसने भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस वहाँ पे किया ही है जी। बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस अगर फ्लॉप होते हैं तो उसमें बिल्डर भी उस बायर की तरह ठगा महसूस करता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के फ्लॉजेज हो रहे हैं। राइट। बट यस, गवर्नमेंट है जो उसको टेकअप कर रही हैं चीज़ें और मेरे को लगता है रिजॉल्वमेंट आएंगी। अब इन्वेस्टमेंट को लेके, स्पेशली लोकेशन को लेके, एक इन्वेस्टर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके दिल्ली NCR जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद की लोकेशंस में कैसे पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी किस लोकेशन में ज़्यादा ग्रो करेगी आने वाले 5 सालों में? देखो, प्रॉपर्टी कौन सी ग्रो करेगी वो इम्पॉर्टेंट पता चलता है कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। अभी हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ही कर रहे थे जी। कि लोगों ने जब वहाँ पे ये देखा होगा, गुड़गांव के बढ़ने का एक ही रीज़न है कि वहाँ पे आपके पास में एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स हैं, उसकी वजह से गुड़गांव अपने आप में हिट हो रहा है। नोएडा की जो डेवलपमेंट है वो नोएडा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा बातों के अंदर है, एयरपोर्ट नियर बाय आ गया है। राइट। इन टर्म ऑफ, आपने फरीदाबाद की भी बातचीत बोली, फरीदाबाद तो मैं इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो होती है उसका एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप स्टॉक्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमेशा एक एंट्री पॉइंट देखते हैं कि क्या मैं सही वैल्यू के ऊपर एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे को सही वैल्यू पे एक एग्जिट मिलेगी। तो आज जो फरीदाबाद का, स्पेशली अगर मैं बोलूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं फरीदाबाद के अंदर आज की डेट के अंदर मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट है तो बातचीत कर रहा हूँ, फरीदाबाद का जो एंट्री पॉइंट है आज एज़ कम्पेयर टू अदर्स लो है। और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे आपके पास में एक्सप्रेसवे आ रहा है, आपके पास के अंदर और जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कनेक्टिविटी जो उसकी और ज़्यादा बेटर होता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर रिजल्ट लेके आएगा। तो आपको हमेशा जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ का एंट्री पॉइंट हमेशा से देखना चाहिए कि बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आप एंड यूज़र हो तो आपको तो बट नेचुरल सी बात है, अगर आप नोएडा देख रहे हो तो आपको नोएडा के अंदर रहना ही पड़ेगा क्योंकि आपका ऑफिस नियर बाय है। आप गुड़गांव में रह रहे हो तो आपको गुड़गांव का देखना पड़ेगा कि हाँ ये नियर बाय है तो मेरे को लाना पड़ेगा। बट आप एक इन्वेस्टर हो तो हमेशा से एंट्री पॉइंट देखो कि यहाँ पे क्या मैं सही जगह पे सही पॉइंट पे एंट्री कर रहा हूँ।
तो मेरे को उतना एग्जिट मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंट्री पॉइंट देखनी ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल मोडालिटीज़ को देखना ज़रूरी है। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज़ें हैं जो आपको कम से कम ये चीज़ें तो टिक बॉक्स होनी ही चाहिए। सर अभी आगे चलते हुए डिजिटल एज की हम बात करते हैं, डिजिटल सिनेरियो की बात करते हैं बदलते दौर में, तो रियल एस्टेट पे भी हम देखते हैं कि आए दिन इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील्स वायरल हो रही है, कुछ बिल्डर प्रोजेक्ट्स को लेकर, कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा लिवरेज किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो रोल है वो रियल एस्टेट में आप कैसे देखते हैं? देखो, जिस तरीके से और इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ होता है, सिमिलर उसी तरीके से रियल एस्टेट ने भी उसको टेकअप करने की कोशिश करी कि हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएशंस की बातचीत करें, या फिर मैं बोलूँगा हाइप नहीं, अवेयरनेस के लिए बातचीत की जाएगी। क्योंकि आपके पास में एडवर्टाइजिंग के मेथड क्या हैं, आप या तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करोगे या आप सर्च एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो डिस्प्ले के अंदर सबसे अच्छा मेथड ये है कि आपको वो वीडियो फॉर्म के अंदर आपका जो इन्फ्लुएंसर है या जो है वो वीडियो बनाता है कि आप ये आइए इस प्रोजेक्ट को देखिए या करिए, बट वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जैसे इन्फ्लुएंसर के अंदर अगर हम लोग FMCG प्रोडक्ट की बातचीत करें या कोई और प्रोडक्ट की, वहाँ पे वो बाइंग के अंदर एक इंपॉर्टेंस पैरामीटर बनता है कि ये इन्फ्लुएंसर एक्टिविटीज़ है तो ये बाइंग के अंदर बनाता है। बट रियल एस्टेट के अंदर वो सिर्फ एक तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट करता है उस प्रोजेक्ट के लिए, और वो बाकी आपका जो डिसीजन है वो आपकी साइट विजिट के बाद ही होगा, बिल्डर को देखने के बाद ही होगा, किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाएगा वो बनाएगा। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो रोल है वो बस इतना है कि वो एक पाइपलाइन क्रिएट करता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करता है बिल्डर के माइंड के अंदर, वो एक क्यूरियोसिटी करता है कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है वो मेरे को विजिट करनी चाहिए। जी जी, तो मैं ये मानता हूँ कि यस, साइट विजिट डेफिनेटली उससे बढ़ती है, बट कन्वर्जन आप हमेशा देख के ही लेते हो। जी जी, कन्वर्जन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। लेकिन सुपरफिशियल फैक्ट्स और सुपरफिशियली आपको एक आईना दिखा देते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज और सोशल मीडिया। इस संदर्भ में सर रिलेटेड नोट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अपने करियर में सो फार बेस्ट कैंपेन कौन सा डिराइव किया अभी तक? जैसे कि हम देख सकते हैं हिस्टोरिकली यू हैव बीन एसोसिएटेड विद CRC होम्स, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद ओमैक्स एंड नाउ भूमिका रियलिटी। तो आपने अभी तक का कैंपेन आपका बेस्ट कौन सा रहा है? स्पेशली अगर मैं पूछूँ, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा माई सेल्फ, पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि ये DND के वहाँ पूरी होर्डिंग्स, कुछ ब्लू है पूरे, कुछ ग्रीन है पूरे, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं पहले तो आपका अपना बेस्ट कैंपेन में बनाता अब तक सो फार। बहुत सारी कंपनीज के अंदर काम किया, बट अगर मैं अभी बोलूँगा कि मेरा बेस्ट कैंपेन मेरी करंट कंपनी के साथ है जी जी, तो लोगों को ये भी लग सकता है कि यार चलो जिस कंपनी के बारे में बातचीत करें, बट यस, अभी जो मेरी करंट कंपनी के अंदर मैंने एक कैंपेन चालू किया था, प्रॉस्पेरिटी पार्टनर प्रोग्राम। अच्छा, तो बीइंग भूमिका रियलिटी के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है हमारा जो हम दिल्ली NCR के अंदर कर रहे हैं। ओके, तो एक सिनेरियो था कि यहाँ के लोग अभी, दिल्ली NCR के लोग अभी हमारे को जान नहीं रहे अच्छे तरीके से कि कौन से हैं हमारी क्रेडिबिलिटीज़। उदयपुर से है, वहाँ पे हमने अर्बन स्क्वायर मॉल बनाया, तो यहाँ के लोगों को कैसे पहचानना है, तो उसके लिए एक हमारा एक डिस्कशन चल रहा था। मेरे CEO साथ में थे, सिद्धार्थ करियाल जी, मेरे बिजनेस हेड थे साथ के अंदर अमिताभ जी। हम लोग एक नॉर्मली डिस्कशन मार्केटिंग की तरह दिख रहे, हम लोग यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से कैप्चर करें। तो एक प्रोग्राम बनाया हम लोग ने प्रॉस्पेरिटी पार्टनर का। प्रॉस्पेरिटी पार्टनर क्या है? चैनल पार्टनर। मैं अगर इस टर्म को बातचीत करूँ रियल एस्टेट के अंदर, तो ये रियल एस्टेट के अंदर जो आपके साथ सेल करते हैं, चैनल पार्टनर्स हो गए, इनकी जर्नी वहाँ से चालू हुई है। अगर मैं बातचीत करूँ तो पहले हम इनको बोलते थे आज से 10 साल पहले दलाल जी, फिर उसके बाद में सेकंड वर्ड आया उनके लिए कि ब्रोकर्स हैं, फिर थर्ड वर्ड आया और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड की तरफ चले तो चैनल पार्टनर्स आ गए, फिर कहीं हमने इन्हें इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजेक्शन एडवाइज़र भी बोला। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ था कि हम लोग अपने चैनल पार्टनर्स के लिए कौन सी टर्म को ड्राइव करें, कौन सी टर्म को कॉइन करें जो कि रियलिस्टिक हो, जो सिर्फ एक टर्म ना हो जी। तो हम लोगों ने सबने म्यूचुअली करे और सिद्धार्थ कतियाल सर जो मेरे CEO उन्होंने बनाया कि यार हम लोगों को ना चैनल पार्टनर से जो आता है इस कंपनी के लिए प्रॉस्पेरिटी आती है, तो वी टेल आवर चैनल पार्टनर्स एज प्रॉस्पेरिटी पार्टनर। तो हमने अपना प्रॉस्पेरिटी पार्टनर प्रोग्राम चलाया जहाँ पे उन्होंने प्रॉस्पेरिटी सर्टिफिकेट दिए, उनके लिए कोई गिफ्टिंग करी, उनके लिए कैंपेन बनाए, एडवर्टाइजमेंट्स बनाई। तो मेरे को लगता है मेरे लिए अब तक का बेस्ट कैंपेन था और ऑलमोस्ट 1000+ चैनल पार्टनर्स तक हमने इसको अप्रोच किया और आज एक बहुत अच्छा नाम मार्केट के अंदर भूमिका रियलिटी का है विद इन 6 मंथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है नाम, और भूमिका रियलिटी की जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो भी हम सब देख ही सकते हैं। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दिल्ली NCR में स्पेशली गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा में रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 लाख से ज़्यादा इन्वेंट्री जो है वो स्टक है।
तो इस प्रॉब्लम को क्या हम डेवलपर की साइड से ही देखें या फिर सिस्टम की भी जिम्मेदारी बनती है? देखो, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ये जो डेटा है अपना 2 लाख वाला, ये 2018 का डेटा है जी। जो एनआरआर की रिपोर्ट के अंदर आया था। बट आज अगर 2024 में उसकी रीडेवलपमेंट की जो आप रिपोर्ट देखोगे, उसमें आपको ये नंबर मिलेगा 86,000 का। ओके। 86,000 की इन्वेंट्री शो तो करता है 56% केसेस ऑलरेडी सॉल्व हैं। और रह गई ये बात कि हम इसको अगर ये देखेंगे कि ये सिर्फ बिल्डर की प्रॉब्लम है, ये बिल्डर की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसा बताया, ये एक इकोसिस्टम है। NCLTs हैं, उसकी वजह से आपको काम रोकना पड़ेगा। कुछ पेंडेमिक्स आ गए तो उसकी वजह से आपको काम रोकना पड़ेगा। आपके अप्रूवल्स अथॉरिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम है, जब सब एक साथ काम करेंगे तभी इन चीज़ों से रिजॉल्वमेंट होगा। बट यस, 57% चीज़ें रिजॉल्व होना अपने आप में एक अच्छा नंबर है और धीरे धीरे और रिजॉल्व हो रहा है। मैंने जो आपको डेटा बताया वो 2024 का, 25 में एक रिपोर्ट और आएगी, वो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। सर 2024-25 की रिपोर्ट आपने बात की और आपने बात की कि 2 लाख से वो नंबर अब 86,000 हो गया, सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब चीज़ें हमें फ्रंट फुट पे जो है विजिबल होनी चाहिए। लेकिन साथ ही हम घोस्ट टावर्स की बात कर रहे हैं, अबैंडन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर्स में हम ऐसे कैसे अश्योरेंस ले लें कि चीज़ें एक्चुअली में सुधरी ही है rather than piling up of such cases? देखो, हम ना कुछ सर्टेन चीज़ों को देख के वर्कआउट करते हैं। मैं गया, मेरे को कुछ प्रोजेक्ट्स दिख गए या कुछ हो गए, मैं बिलीव करता हूँ कि हमेशा से जब आप देख रहे हो तो उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर वर्कआउट करो। देयर आर सो मैनी कंपनीज, आप उनकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद में जब डेटा को एनालाइज करोगे परसेंटेज में, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि हाँ, काम हो रहा है और चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर से गुजरते हुए हम देखते हैं कि बहुत ही होर्डिंग्स है, डिस्प्ले मार्केटिंग पूरे जोर पे है बिल्डर्स की। आपके भूमिका रियलिटी के हम इतने ब्लू होर्डिंग्स देखते हैं हर जगह पे, बहुत सारे। तो आपको नहीं लगता कि ये सब एक एक्सपेंडिचर जो है ये बहुत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, या फिर इसको आप एक बहुत ज़रूरी कन्वर्जन के तौर पे एक इनपुट देखते हो? भावना जी, ये जो रियल इस्टेट है ना, ये बड़ा एक हाई टिकट प्रोडक्ट है जी। और स्पेशली हमारी लाइन के अंदर अगर हम रियल इस्टेट सेक्टर में बातचीत करें ना, तो विजिबिलिटी इज़ क्रेडिबिलिटी। जी। तो विजिबिलिटी, इसको क्रेडिबिलिटी की तरह मेज़र किया जाता है। जब हम लोगों को दिल्ली एनसीआर के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस लेके आनी थी, तो डेफिनेटली एक चीज़ थी कि हमारे को अपने आप को ओमनी प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी वजह से एक हम लोगों ने अपना ये जो आउटडोर का कैंपेन है, आप जो देखते हो सारी जगह पे आज हमारी होर्डिंग्स, तो वो उसी तरीके से प्लान की गई थी कि वेल प्लान तरीके से किया जाए और ये विजिबिलिटी इसको इंक्रीज़ किया जाए, ताकि लोगों के माइंडसेट के अंदर आपकी एक क्रेडिबिलिटी बने। क्योंकि विजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, विजिबिलिटी इज़ क्रेडिबिलिटी, तो लोगों के माइंडसेट के अंदर एक क्रेडिबल चीज़ों को देते हैं कि यस, ये जो है लॉन्गर इम्पैक्ट के अंदर चीज़ जाएंगी। और इस कैंपेन को ना इस तरीके से नहीं किया जाता कि आपने कहीं पे भी आया और आपने वहाँ पे अपने बिलबोर्ड्स लगा दिए। तो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं भूमिका रियलिटी का आपने नाम लिया तो बताया, हमारा पहला प्रोजेक्ट फरीदाबाद के अंदर था। तो पहले हम लोगों ने अपना जो टारगेट किया वो फरीदाबाद के अंदर टारगेट किया। तो पहली ऑडियंस मेरे लिए थी कि मेरे को अपने चैनल पार्टनर्स तक, अपने प्रॉस्पेरिटी पार्टनर्स तक पहुँचना था। तो पहले हम लोगों ने फरीदाबाद को कवर किया। जब लोगों ने, प्रॉस्पेरिटी पार्टनर्स ने, चैनल पार्टनर्स ने ये देखना चालू किया कि यार नंबर ऑफ होर्डिंग्स इनकी बढ़ती जा रही है, हम कहीं पे भी देख रहे हैं भूमिका रियलिटी आ रहा है, तो देन दे अगेन स्टार्ट टॉकिंग विद अस कि कोई प्रोजेक्ट आने वाला है क्या, या किस तरीके की क्या चल रही है। आई हैव सीन सो मैनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑन, आपका देख रहे हैं, आउटडोर देख रहे हैं। देन वहाँ से हमारे पास में कुछ अच्छे हुए, जो जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने उनको फिर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाना चालू हुआ। उदयपुर उनको लेके जाते थे, फ्लाई करके दिखा के देते थे कि ये हम लोगों का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। देन हम लोगों ने सेकंड टेन्यूर के अंदर अपना, फिर जो सेकंड कैंपेन था उसके अंदर हम लोगों ने दिल्ली के अंदर अपनी आउटडोर्स को बढ़ाया। तो अब जो आपका दिल्ली, फरीदाबाद का जो ट्रैवल दिल्ली कर रहा है, तो उसको वहाँ पे भी कैंपेन दिख रहा है। तो ये डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और पीआर से जो आप हाइप क्रिएट करते हैं, इससे कन्वर्जन रेट क्या आता है? देखो, कन्वर्जन रेट नहीं है ये आपके लिए, आप इससे अगर ये देखोगे कि इससे कोई बुकिंग्स आती हैं, ये नहीं होता। मैं बस, ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा। और बहुत ही वेल प्लान तरीके से जब अपना मार्केटिंग बजट बनाते हो, तो उस बजट के अकॉर्डिंग ही आप काम करते हो। सर, पर्सनल लेवल पे आपने अपना घर खरीदने का सपना जो है वो कब शुरू किया था देखना, और इस जर्नी में आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई? देखो, मैं मेरे को रियल इस्टेट में ऑलमोस्ट 16-17 साल हो चुके हैं। तो जो घर बनाने की जर्नी थी,
वो बिल्कुल उसी तरीके की इन्वेस्टर थी कि मेरे को घर वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो लगता है कि यार अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये फिक्स नहीं था कि मेरे को अपनी किस जगह पे रहना है। मेरे को दिल्ली एनसीआर के अंदर ही सेटल हो रहा है। मैंने वर्किंग बेंगलोर के अंदर भी करे, तो समहाउ मेरे को ये लगता था कि चलो यार अब नहीं यहाँ पे करके बेंगलोर के अंदर शिफ्ट होंगे। जी। तो मैंने ये अपनी जर्नी कोविड के बाद चालू करी, जब एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार चलो एक अपना घर होना चाहिए। तो उस समय पे खुद रियल इस्टेट के अंदर रहे तो मेरे को ये पता चला, मेरे एक फेलो कंपनी थी जो एक अच्छे थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट चालू किया हुआ था, तो मेरे को उसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा। मेरे को ये पता है कि ये डेवलपर क्रेडिबल है, अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा बनाएंगे। मैंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में मेरे को टर्नअप भी अच्छा हुआ, तो उसे फिर मैंने कंटिन्यू किया। जी जी। दिल्ली एनसीआर में एक नया बायर जो अपना घर लेने का सपना लेके निकलता है, उसको आप एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो मैं सबसे पहले एडवाइस ये देखना चाहूँगा कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। आपको ओवर नहीं बजट प्लान करना चाहिए ताकि आप उस ईएमआई वाले बर्डन के अंदर ना आ जाएं। अपनी आप रेंटल इनकम देखो कि अगर आपके पास में रेंटल इनकम नहीं, मैं बोलूँगा अपना रेंट देखो, अगर आप रेंट पे हो तो, कि आपका रेंट और ईएमआई मिलके आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन ना हो जाए। अदरवाइज़ आप अपनी उसी तरीके की चीज़ों, जैसे लग्जरी अभी बहुत सारा चल रहा है, तो अपनी पॉकेट्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करो और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करो। डेवलपर डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी उसको चेक करो कि वो उसने पहले क्या प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और वो कितनी टाइमली चीज़ों को डिलीवर करता हुआ आ रहा है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप अपना ड्रीम होम बाय करो। दोस्तों, एक घर सिर्फ सीमेंट और ब्रिक से नहीं बनता, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मगर जब वो घर डिले हो जाता है और जब वो मिलता नहीं है, तो सिर्फ पैसे ही नहीं डूबते, बल्कि कि इमोशनल ट्रॉमा भी होता है। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट का फ्यूचर अब बायर के ट्रस्ट के बिना अधूरा है। थैंक यू।